किसी मजहब का इस्तेमाल औरत की इजाजत के बगैर बार बार बच्चा पैदा करने के लिए किया जाए तो उस समाज के लिए उससे अफसोसजनक और क्या हो सकता है भला। मगर यह आज का चलन नहीं है, बल्कि यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और 21वीं सदी में भी इस परंपरा को जीवित रखने की तमाम कोशिशें हो रही है। ऐसी नापाक कोशिशों पर प्रहार करने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी के बाद हमारे 12 मूवी रिलीज हो चुकी है और आज हम इसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो हमारे 12 की कहानी लखनऊ के अमीनाबाद से शुरू होती है, जहां कवाल की बड़ी बेटी अल्फिया अपने पिता के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह अपनी सौतेली मां को बचाने के लिए लखनऊ उच्च न्यायालय में केस दायर करती है। अल्फिया कवाल की पहली पत्नी की बेटी है जो उसके दूसरे पत्नी के लिए फाइट करती दिखती है। अल्फिया जब अपने पिता के खिलाफ केस करने के लिए कोर्ट पहुँचती है तो उसका कोई भी केस लड़ने को तैयार नहीं था। अंत में उसकी मुलाकात होती है एक महिला वकील आफरीन से, जो कि पैसों के लिए नहीं बल्कि हक के लिए केस लड़ती है और वो यहाँ पर आफरीन से उसकी सारी स्टोरी पूछती है ताकि वो इस केस को आराम से लड़ सके। तो यहाँ पर अल्फिया जो है वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उसके पिता का नाम मंजूर अली खान है, जो कि एकदम कट्टरपंथी आदमी है। वो किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। तो मंजूर अली खान के 11 बच्चे हैं। पहली पत्नी से उन्हें 6 बच्चे प्राप्त हुए तो दूसरी पत्नी से उन्हें 5 बच्चे। दूसरी पत्नी अभी भी जवान है जिसका नाम रुखसार है। तो 11 बच्चों के बाद भी लखनऊ में रहने वाले नवाब साहब को उम्मीद है कि अगर खुदा ने चाहा तो उन्हें जल्द ही 12वां बच्चा भी हो जाएगा। वो किसी सरकारी नियम को नहीं मानते। उनका मानना है कि देश का विकास सरकार की जिम्मेदारी होती है और परिवार का विकास मर्द की। वैसे तो वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ना ही उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने की अनुमति दी है और ना ही उनकी बेटियों को अपना पसंदीदा काम करने की आजादी। मंजूर अली का मानना ये है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मदरसे में पढ़ना चाहिए, ना कि स्कूल और कॉलेज में, क्योंकि वहाँ जाकर बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो जो तालीम मंजूर अली खां को मिली है वही तालीम मंजूर अली खां अपने बच्चों को देना चाहता है। इसी वजह से उन सारे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। आगे हम देखते हैं कि मंजूर अली खान एक कव्वाल है और वो कव्वाली पेश करके कुछ पैसा कमा लेता है। मंजूर अली खां के बच्चों ने कुछ सपने देखे हैं। कोई सिंगर बनना चाहता है तो कोई शायरी लिखना चाहता है, लेकिन वो अपने पिता से इस बात की मंजूरी नहीं ले सकते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने अपने पिता से इन सब के बारे में बात की तो उनके पिता उन्हें बुरा भला सुना देंगे। तो मंजूर अली खान ने अपने घर में किसी को भी नहीं पढ़ाया है, जिस वजह से उनके बच्चे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। घर के बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और उसका 5 साल का बच्चा भी है, लेकिन उसकी बीवी घर छोड़कर जा चुकी है। वो इसलिए क्योंकि मंजूर अली की बहू जो है वो अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहती है, लेकिन मंजूर अली खां कहते हैं कि स्कूल जाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, वहाँ पर लोग नशा करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकती है। और बड़ा बेटा हमेशा अपने पिता की बात सुनता है, इसलिए यहाँ पर वो अपनी पत्नी से झगड़ा भी कर लेता है। मंजूर अली खां अपने बेटे को हमेशा सीख देता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने चाहिए, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक ही बच्चा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि साजिद की वाइफ जो है वो गर्भ निरोधक की गोलियां खा रही है। ये बात जब उन्हें मालूम चल जाती है तो यहाँ पर मंजूर अली खां जो है वो साजिद की वाइफ को बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उल्टे सीधा बोलता है और कहता है कि ये सब कुछ हमारे मजहब में हराम होता है और इसी वजह से साजिद की वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मंजूर अली खां के घर वालों की जिंदगी जो है वो इसी तरह से कट रही है। वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं अपने पिता के आगे। मंजूर अली का एक और बेटा है जो कि रिक्शा चलाता है, क्योंकि उसे भी शिक्षा नहीं दी गई है। वो अपने पिता से हमेशा चिढ़ा रहता है क्योंकि उसे पढ़ाया नहीं गया है। तो वहीं रुखसार की कुछ अपनी समस्याएं हैं। वो अपने पति से ये बात नहीं कह सकती है कि आज उसका मन नहीं है, बल्कि वो तो बस अपने कमरे में जाती है और उसका पति जो कुछ बोलता है वो उसे करना पड़ता है। अब कुछ दिन बाद उनके घर में खुशी का माहौल छा जाता है, क्योंकि अल्फिया की छोटी बहन जरीन जो कि बहुत ही अच्छा गाती है, उसका सिलेक्शन जो है वो देश के टॉप 30 सिंगर्स में हो चुका था। आगे के लिए उसे भेजा जा रहा था, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने पिता को नहीं बताया है। तब फूफी से मिलने के लिए बहाने से उसे जब मुंबई भेजा जा रहा था तभी मंजूर अली खां को इसके बारे में मालूम चल जाता है। वो तुरंत ही जरीन को रोकता है
और उसे एक थप्पड़ लगाता है और तुरंत ही घर बुला लेता है। तो जो हरकत जरीन ने की थी, इसके लिए मंजूर अली खां उसे बहुत ही गंदी गंदी बातें सुनाता है। मंजूर अली खां के हिसाब से ये सब कुछ जो है वो बहुत ही गलत चीजें हैं और इन सब की वजह से औरतें और लड़कियां जो है वो गलत रास्ते पर पहुंच जाती है। तो मंजूर अली खां यहाँ पर जरीन से कहता है कि अगर उसने अगली बार ये सब कुछ करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। इस डिक्टेटरशिप की वजह से मंजूर अली खां के घर का कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन आगे जाकर मालूम चलता है कि जरीन इससे बहुत ही ज्यादा नाराज थी, जिस वजह से उसने अपनी कलाई की नस काट ली और फिर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर कि उसकी हालत जो है वो काफी गंभीर थी, लेकिन उसकी जान बच चुकी थी। यहाँ पर भी मंजूर अली खां उसे बुरी तरह से चिल्लाता है और जाते समय रुखसार को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। जिसके बाद डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर को मालूम चलता है कि रुखसार जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बच्चे को पैदा करने में बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसके बारे में वो मंजूर अली खां को बताते हैं कि आपकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है। मंजूर अली खां खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसे ये बात जब बताई जाती है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है और आपको आपकी पत्नी का अबॉर्शन करवा देना चाहिए, वरना वो जिंदा नहीं बच पाएगी। तो ये सुनने के बाद मंजूर अली खां भड़क उठता है और वो कहता है कि अबॉर्शन का नाम तो हमारे मजहब में लेना तक गुनाह है, तो करना तो छोड़ो। लेकिन इसके लिए जब उनके परिवार को मालूम चलता है तो परिवार वाले उन्हें समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मंजूर अली खां किसी की भी बात नहीं सुनता है। अल्फिया जो कि अपनी दूसरी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिस वजह से वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि जान जाने के चांसेस जो है वो 80 to 90% है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते हैं। तब यहाँ पर अल्फिया अपनी माँ रुखसार को लेकर क्लिनिक पहुँच जाती है अबॉर्शन करवाने के लिए। तभी यहाँ पर मंजूर अली खां आ जाता है और वो यहाँ पर अल्फिया को बहुत चिल्लाता है और कहता है कि आज के बाद ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। मंजूर अली खां को यहाँ भी समझाया जाता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनने वाला था। वो अपनी पत्नी को ही तलाक बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तब रुखसार जो है वो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, क्योंकि रुखसार भी यहाँ पर पूरी तरह से मजबूर है, क्योंकि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया तो वो कहाँ जाएगी। इसलिए वो इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मान जाती है। अब कहानी जो है वो प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कि अल्फिया ये सारी कहानी जो है वो वकील आफरीन को बता रही होती है। आफरीन इस केस को लेने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस तरह के केस जो है वो बहुत ही जरूरी होते हैं। तो आफरीन इस केस को पूरी तरह से दर्ज कर देती है, लेकिन इसका सबक जो है वो अल्फिया को मिलता है। अल्फिया को हर जगह से ताने मिल रहे होते हैं और उसके पिता ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर मंजूर अली खां ने भी अपना एक वकील पूरी तरह से तैयार कर लिया था। उनका नाम था मेनन, और वो भी चाहते हैं कि उनकी पत्नी उस बच्चे को दुनिया में लेकर आए, जिस वजह से अब ये केस जो है वो कोर्ट में पहुंच चुका था और यहाँ पर अब दोनों वकीलों के बीच में बहस शुरू होती है। एडवोकेट मेनन कहता है कि ये केस जो है वो पब्लिसिटी स्टंट है, इसलिए उसे यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए। और साथ ही वो कहता है कि इस मजहब में अबॉर्शन जो है वो पूरी तरह से हराम होता है। तब यहाँ पर आफरीन कहती है कि अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो रुखसार की जान को खतरा है और नियम है कि कोई भी प्रेग्नेंट औरत जो है वो 24 हफ्तों के पहले अबॉर्शन करवा सकती है और उसके बाद भी, क्योंकि ये एक नियम है। जिसके बाद मंजूर अली खां के घर वालों की गवाही ली जाती है, जिसमें कि सभी लोग अल्फिया के विरोध में गवाही देते हैं, क्योंकि मंजूर अली खां ने अपने घर वालों को डरा दिया था कि अगर उन्होंने गवाही उसके खिलाफ नहीं दी तो वो उनकी मां को मार देंगे, जिस वजह से सभी को अल्फिया के विरोध में बोलना पड़ता है। जिसके बाद आफरीन जो है वो मंजूर अली खां को कटघरे में बुलाती है। वो उनसे सवाल पूछती है कि आपके 11 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो आपको एक और बच्चा क्यों चाहिए है, जबकि आपकी पत्नी को इसमें जान जाने का पूरा खतरा भी है। मंजूर अली खां कहता है कि बच्चे जो है वो अल्लाह की देन होते हैं और वो उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। आफरीन यहाँ पर मंजूर अली खां के घर वालों के पालन पोषण पर भी सवाल उठाती है, क्योंकि मंजूर अली खां के 11 बच्चे हैं और वो सिर्फ एक कवाल है। कवाली करके वो इतने पैसे नहीं कमा सकता है कि सारे बच्चों का ठीक तरह से ख्याल रख सके। साथ ही वो उनसे ये भी पूछती है कि आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं भेजते हैं, जिस पर कि मंजूर अली खां कहता है कि बच्चों को वो सिर्फ मदरसे में पढ़ाता है, क्योंकि वहीं पर सच्ची और अच्छी शिक्षा दी जाती है। जिसके बाद मेनन जो है वो अल्फिया को कटघरे में बुलाता है। वो उससे कहता है कि आप इस बच्चे को दुनिया में क्यों नहीं लाना देना चाहती हो, जिस पर कि अल्फिया कहती है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती है कि उसके सर से उसकी माँ का साया हमेशा के लिए चला जाए।
जिस पर कि यहाँ पर मेनन उसके ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि तुम इस बच्चे को दुनिया में इसलिए नहीं आने देना चाहती हो क्योंकि बंटवारे का हिस्सा बढ़ जाएगा और तुम ये नहीं चाहती हो। लेकिन एडवोकेट मेनन को ये बात कौन बताए कि उनके ऑलरेडी 11 बच्चे हैं और मंजूर अली खां के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो उनके हिस्से तो वैसे भी कुछ नहीं आने वाला है। जिसके बाद रुखसार का फाइनल चेकअप कराया जाता है कि उसकी हालत कितनी गंभीर है और वो इस बच्चे को देने लायक है या फिर नहीं। तो रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसमें मालूम चलता है कि अगर रुखसार ने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान बचने के चांसेस 70 से 80% है। लेकिन यहाँ पर मेनन कहता है कि जो पिछला बच्चा हुआ था उसमें भी डॉक्टर वंदना ने यही बात कही थी कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो 70 से 80% जान जाने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर रुखसार को कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद जज साहब जो है वो ये सारा डिसीजन जो है वो रुखसार के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर रुखसार जो है वो इमोशनल होकर हाँ बोल देती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाने देना चाहती है। तो ये केस जो है वो मंजूर अली खां जीत जाता है। लेकिन जज साहब कहते हैं कि तुम किसी भी वक्त अबॉर्शन करवा सकती हो क्योंकि ये तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा। जज ने ये बात बोल तो दी थी लेकिन रुखसार अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पाती है और एक दिन अचानक से उसे पेट में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि आज डिलीवरी का टाइम था। यहाँ पर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर कि उसने फिर से एक बेबी को जन्म दिया था। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन सब में मंजूर अली खां सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसने जो कहा था वो कर दिखाया है। लेकिन अल्फिया को अभी भी अपनी माँ की टेंशन हो रही थी और यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि इस बच्चे के चक्कर में वो उसकी माँ को नहीं बचा पाए हैं और उसकी जान चली गई है। अल्फिया को जिस बात का डर था वही हुआ क्योंकि उसकी माँ की जान चली गई थी और यही सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन इन सब चीजों से मंजूर अली खां को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मंजूर अली खां को अभी भी अफसोस नहीं था क्योंकि वो तो अपने मजहब के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा था। तो फिल्म हमारे बारा ने अपनी साहसिक कहानी और जनसंख्या वृद्धि के संवेदनशील विषय की खोज के लिए महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। अन्नू कपूर, मनोज जोशी और परितोष त्रिपाठी अभिनीत हमारे वारा एक विचारोत्तेजक फिल्मी अनुभव का वादा करता है। हमारे वारा फिल्म की कहानी समाज के उस पहलू को दर्शाती है जिसके बारे में लोग जानते हैं लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। फिल्म की कहानी महिलाओं के संघर्ष और बढ़ रही जनसंख्या जैसी सामाजिक विषयों पर प्रकाश डालती है। यदि आपने ट्रेलर से फिल्म के बारे में से अंदाजा लगा रहे हैं तो फिल्म की कहानी एक विषय समुदाय के खिलाफ है, तो ये गलत है क्योंकि फिल्म की कहानी जनसंख्या नियंत्रण और एक ऐसी महिला, उसकी बेटी और बाप की कहानी है जो कि अपनी मां को गर्भपात कराने का अधिकार दिलाने के लिए पिता को अदालत तक ले जाती है। फिल्म जनसंख्या वृद्धि के जटिल प्रभावों, इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में जांच करती है जिसका दावा फिल्म के निर्माताओं और फिल्म के कलाकार द्वारा किया जाता है। फिल्म के राइटर और निर्देशक ने ईमानदारी से ये दिखाने की कोशिश की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमारे देश के लिए कितना जरूरी है। लेकिन ये फिल्म 20 साल पहले आती तो शायद चल भी जाती, पर अब लोग इतने समझदार हो चुके हैं। हमारे देश की दिन व दिन बढ़ रही जनसंख्या किसी एक धर्म की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है और राजन अग्रवाल की कहानी व पटकथा पर आधारित हमारे वारा के संवाद में बेहद मारक है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कमल चंद्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म कुछ इस अंदाज में बनाई गई है कि यह फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्टर कमल चंद्रा अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब साबित होते हैं। उन्होंने एक ऐसी फिल्म को सशक्त रूप से पेश किया है जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। मजहब के नाम पर कैसे एक उम्र दराज सोहर मंजूर अली खां अपनी ही बीवियों के शरीर को अपनी जागीर समझकर उन्हें बच्चे पर बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करता है। इसे बड़े ही दिल दहलाने वाले तरीके से निर्देशक कमल चंद्रा ने पेश किया है। आबादी बढ़ाने के लिए मजहब के इस्तेमाल पर यह फिल्म ऐसे ऐसे सवाल उठाती है कि आपको इस फिल्म के मेकर्स की हिम्मत पर हैरानी होगी कि आखिर उन्होंने इतने बोल्ड विषय पर फिल्म कैसे बना ली। फिल्म के सबसे अहम किरदार होने के नाते पूरी फिल्म का दारोमदार अन्नू कपूर के कंधों पर टिका है। वे इस फिल्म में अपने अभिनय का ऐसा जादू दिखाते हैं कि आप उनके किरदार से तो नफरत करेंगे मगर एक बार फिर से उनकी उम्दा एक्टिंग के दीवाने हो जाएंगे। और फिल्म हमारे वारा की खासियत ये है कि जिस कलाकार को फिल्म में लिया गया है बड़े ही सोच समझ कर लिया गया है। ऐसे में अलग अलग किरदारों के पार्थ समथान, मनोज जोशी, अश्विनी कलेस्कर, अभिमन्यु सिंह, परितोष त्रिपाठी, अदिति भातपेहरी, अंकिता द्विवेदी जैसे कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है
और पूरी तरह से इम्प्रेस करते हुए नजर आते हैं। तो हमारे वारा हर लिहाज से एक बेहतरीन फिल्म है जो मजहब से अपने रिवाजों और आबादी बढ़ाने की होड़ को पीछा छोड़कर एक आधुनिक समाज के निर्माण में योगदान देने की वकालत करती है। इस फिल्म को एक बार सिनेमा घरों में बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।